ओके, सो ये क्या होता है, हेड एंड एलिवेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस हेड एंड एलिवेशन, क्या है? ब्लड सप्लाई होने के लिए प्रॉपर पोजीशन देना है। अगर पेशेंट वेंटी पे है तो न्यूमोनिया होने का चांस रहता है, तो उसको तो ऐसा बोला गया है पहला, बहुत पहले, अभी एविडेंस उसका क्लियर नहीं है कि उससे निमोनिया प्रिवेंट होता है कि नहीं, उसका एविडेंस क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा वन ऑफ द बंडल्स में हेड एंड एलिवेशन आता है, वन ऑफ द बंडल्स में, हाँ, बंडल्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ वैग, बंडल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वैग में हेड एंड एलिवेशन आता है, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि उससे प्रिवेंट होता है कि नहीं होता है, वो क्लियर नहीं है, ये आपको जानना है, वो क्लियर नहीं है। ओके, जब हम हेड एंड एलिवेशन बोलते हैं तो मतलब उसका मतलब क्या है, मतलब क्या है वो, प्रॉप्ड अप मतलब क्या होता है, हेड एंड एलिवेशन मतलब दोनों सेम ही है क्या? नहीं, प्रॉप्ड अप मतलब हेड एलिवेशन मतलब नहीं, सॉरी, हेड एंड एलिवेशन में हम लोग 30 हाँ, एंड प्रॉप्ड अप फुल 45 सो कैसा रहता है ना, हम इसीलिए जब हेड एंड एलिवेशन की बात करते हैं तो हमको एक डिग्री की जरूरत है कि कितना डिग्री, पर डिग्री कैसे पता चलता है? बेड के कॉर्नर में एक बॉल दिखा है तुमने, उसको क्या बोलते हैं? उसको गोनियोमीटर बोलते हैं, उसका गोनियोमीटर, हाँ, जो बेड के एंड पे दिखता है। हैव यू सीन इट? हैव यू सीन इट? हाँ, तो ये गोनियोमीटर जब भी काम करता है जब पेशेंट सेंट्रल पोजीशन में रहता है और अप होता है, नहीं तो वो गोनियोमीटर काम नहीं करता है। हेड एंड एलिवेशन जिसकी बात करते हैं वो गोनियोमीटर तभी काम करता है जब पेशेंट सेंटर नीचे पेशेंट है, हाँ, तो वो गोनियोमीटर का कोई मतलब नहीं है, वो जो मीटर है उसका मतलब नहीं है, उसको एकदम सेंटर और ऊपर रहेगा तब जाके वो बराबर लेवल पे रहता है, ताकि पेशेंट का हिप जो है वो ऊपर जाए, पेशेंट का हिप है वो ऊपर जाए, समझ रहे? तो द अप्रोक्सीमेट पोजीशन दैट दे हैड रिकमेंडेड वाज 30 डिग्रीज प्लस। क्या होता है 30 डिग्री प्लस में, क्या लगा? 30 डिग्री प्लस क्या होगा? तेरे को बोला 30 डिग्री प्रोटो कर दे, क्या होता है पेशेंट को, क्या होता है? सफोकेट होता है। क्या होता है पेशेंट? अगर मैंने 30 डिग्री प्रोटो कर बोला 45 डिग्री कर दो, 40 डिग्री 30 क्या 45 कर दो, 45 कर दो, क्या होगा पेशेंट को? क्या होता है पेशेंट को, क्या होता है? हाँ, पेशेंट अगर 45 डिग्री प्रोटो होता है ना तो क्या होता है मालूम है तुमको? वो पेशेंट अच्छा नीचे नीचे जाते रहेगा, वो 45 डिग्री पे रहता ही नहीं है, कभी देखा है 45 डिग्री पे? हाँ, रखो ऐसा पीछे नीचे जाएगा, डिफिकल्ट है। जब पेशेंट ऐसे सरकता है तो पीछे बेड सोर, फ्रिक्शन, शेयर, स्ट्रेस, दुनिया भर का नाटक। तो 45 डिग्री अगर रखोगे तो एक तो पेशेंट को नीचे वो उसको बेड ब्रेक करना पड़ता है, पैर ऊपर लेना पड़ता है, बहुत सारा इशू हो जाता है, लेकिन पेशेंट थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाता है, आता है ना, नहीं तो ऐसे साइड में उतरता है, वहां रहता नहीं है पेशेंट, समझ में आ रहा है? एक तो वो प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रेस जो है वो सेक्रम पे आ गया, पूरा का पूरा स्ट्रेस, पूरा का पूरा फिजिकल स्ट्रेस जो पेशेंट के ऊपर जो प्रेशर आता है वो पूरा प्रेशर किधर आ गया? पूरा प्रेशर सेक्रम। तो इसीलिए जो पेशेंट्स कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, जो ड्राउजी है, इसको ये प्रॉप्ड अप पोजीशन में ज्यादा मत रखो, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो ना रहेगा उधर, और दूसरा चीज उसको बेड सोर ज्यादा हो जाएगा उसको, हाँ, ज्यादा देर नहीं रखने का उसको। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कीप इट एनीवेयर बिटवीन 10 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। सो हेड एंड एलिवेशन जब हम बोलते हैं कीप इट बिटवीन 10 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, दैट इज द आंसर। Okay, that is the meaning of head and elevation. Which we are thinking that we will give head and elevation, the incidence of ventilator associated pneumonia will be lower. हम ये सोच रहे हैं। कौन से पेशेंट्स को हम और एलिवेट करेंगे? Those who are on nutrition. तो न्यूट्रिशन रहते हैं उसको थोड़ा सा और एलिवेट करना, मतलब जिसको राइट शुगर वाली हुए उसको थोड़ा सा ज्यादा एलिवेट करके वो 20-25 की मिनिमम रखो। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि समझ लो पेशेंट को बहुत सारा गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो गया और ये रिफ्लक्स अगर हो गया तो वहां से जाएगा लंग्स में घुस जाएगा थ्रू द ट्रेकिया, है हमारे पास कॉर्ड, हमारे इसलिए अपना जो कफ है, एंडोट्रेकिया का कफ है, वो हम हर टाइम बोलते हैं कि तू चेक करो, चेक करो, चेक करो। क्यों बोलते हैं हम चेक करो? क्यों बोलते हैं चेक करो? क्योंकि समझ लो ये हुआ तो भी वो उसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि कफ है,
एंडोट्रेकिक ट्यूब के आजू कफ है, ट्रेकिया के आजू कफ है, बंद है पूरा, तो जाएगा नहीं ऊपर से। इसलिए हम क्या बोलते हैं बार बार, भाई चेक करो। मैं तो खुद मेरे राउंड्स में एवरी टाइम चेक करता हूँ, क्योंकि आई नो दिस कैन बी वेरी डेंजरस। आई चेक इट ऑन माय एवरी राउंड। इफ देयर इज अ पेशेंट ऑन द वेंटिलेटर, मैं खुद चेक कर लेता हूँ, बराबर, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू चेक इट एज अ डॉक्टर में अराउंड योर साइड टू चेक इट। और क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, जब हम वो कर रहे हैं तो हम क्या चेक कर रहे हैं, का प्रेशर। क्यों चेक कर रहे हो? एक तो ये हो गया, एक तो सिक्योर रखिए, दूसरा एस्पिरेशन। एस्पिरेशन एस्पिरेशन जो हम लोग, जो अभी बोला मैं, ऊपर से ऐसे जाएगा, अंदर नहीं जाना चाहिए ना, ट्रेकिया के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये ट्रेकिया, ये एसोफेगस, यहाँ से खाना, जो खाना तो तुम्हारा इधर है, ठीक है, खाना इधर, ये तुम्हारा खाना है। यहाँ से अगर वॉमिट अगर हुआ तो यहाँ से जाएगा और फिर इसके अंदर घुसेगा। तो हम ये ट्यूब डाल के रखे हुए हैं, जब ट्यूब डाल के रखे हुए आजू बाजू कफ है तो लीक नहीं होगा, अंदर जाएगा नहीं, समझ में आ रहा है, अंदर जाएगा नहीं। इसीलिए हम वो कफ प्रेशर देख रहे हैं। कफ प्रेशर ज्यादा करने में क्या होता है, प्रेशर अल्सर। जब हम प्रेशर अल्सर की बात कर रहे हैं तो आपको जानना है प्रेशर अल्सर हो जाएगा। इसीलिए 35 के ऊपर अगर रखा, वो जो मीटर पे 35 दिखता है, 35 के ऊपर रखा तो म्यूकोसा फट जाएगा, उसका म्यूकोसा सड़ जाएगा, उसका नेक्रोसिस हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कफ प्रेशर पे ध्यान दो। कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए कफ प्रेशर नपी तुली रखते हैं। इसलिए हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस मैंने आजकल आया है, एक छोटा सा डिवाइस, वो हम लगाते हैं, हाँ, और उसमें रिंग होता है ग्रीन कलर और रेड कलर का, हम उसको ग्रीन कलर का रखने की कोशिश करते हैं, समझ में आ रहा है? तो वो कंटिन्यूअसली कफ प्रेशर मॉनिटर करता है वो, ताकि हमको पता है कि रेड पे अगर आ गया नहीं है तो बढ़ाना है, समझ में आ रहा है? इसलिए हम वो छोटा सा डिवाइस हम लगाते हैं ताकि कफ प्रेशर बराबर से मेंटेन हो। क्लियर? क्लियर? हाँ, तो एस्पिरेशन समझे आप? एस्पिरेशन समझे? हाँ, मतलब एस्पिरेशन मतलब लंग्स में फूड मटेरियल जाना। So to prevent that, we think of giving head and elevation. Clear? Now the next part of the story is glycemic control. Huh? What should be the sugar of our patient? 150 to 200. So the ideal sugar should be 150 to 180. Ideal sugar क्या होना चाहिए? 150 to 180. इसीलिए अगर आप प्रोटोकॉल देखोगे तो उसमें 150 to 180 पे नो चेंज लिखा हुआ है। देखा है ना आपने, 150 to 180 नो चेंज। वो हमको वो 150 to 180 अगर मेंटेन होता है तो वी आर कंफर्टेबल। मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया था डॉक्टर्स के क्रिटिकल केयर, दे डिडंट नो दिस glycemic control. How can you pass in for people without knowing glycemic control? So 150 to 180 that you just now said immediately was not told by doctors. I must tell you that. Okay, that's why 150 to 180 is very very must remember this कि ये 150 to 180 होना चाहिए। ओके, ये क्यों करना है हमको 150 to 180? क्योंकि हमको पता है कि इससे पेशेंट सेफ रहता है, इससे पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया में जाने के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं विच इंक्लूड्स इन्फेक्शन, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब बहुत कम हो जाते हैं। क्रिटिकल इलनेस, न्यूरोपैथी, मायोपैथी, व्हाट ऑल गेट्स प्रिवेंटेड? एक इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन गेट्स प्रिवेंटेड। अगर तुम्हारा शुगर ज्यादा रहा ना तो कभी ना कभी इन्फेक्शन हो ही जाएगा, जैसे कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। हम लोग का सबसे डेंजरस चीज होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अगर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया अगर हुआ तो 50% चांस है कि पेशेंट बचेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो 1 in 2 will die। तो इसीलिए हमको वेंटिलेटर में प्रिवेंट करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज ग्लाइसेमिक कंट्रोल। सेकंड थिंग, ग्लाइसेमिक कंट्रोल बताओ। वुंड हीलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिलेड वुंड हीलिंग होता है अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हुआ तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर पेशेंट्स फॉर डिलेड वुंड हीलिंग। इसीलिए डायबिटोलॉजिस्ट गेट वेरी इरिटेटेड द शुगर्स आर नॉट अंडर कंट्रोल, क्योंकि सर्जन अपना काम कर चुका है, द प्रॉब्लम इज द वुंड इज नॉट हीलिंग। व्हाई इज द वुंड नॉट हीलिंग? बिकॉज़ द ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज नॉट एडिक्वेट। समझ में आ रहा है? इसीलिए एज इंटेंसिव केयर हेल्थ केयर वर्कर्स it's very important for us to get that sugar fairly under control as quickly as possible. We can't say 300 है मैं इंसुलिन चेक करके रखा है 2 घंटे बाद देखता हूँ, नहीं, उसको आधा घंटे में करना है जब तक कि वो बराबर ना हो जाए। आधा घंटे में उसको चेंज करके वो बराबर करना है उसको। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो गया अपना रेंज। और सेकंड रीजन वुंड हीलिंग। फिर ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो गया। आईसीयू में क्या क्या हो गया? एक तो इन्फेक्शन हो गया, एक हो गया डिलेड वुंड हीलिंग, फिर क्या हो गया? और बताओ,
शुगर से क्या होता है? तीसरा चीज क्या हो सकता है? क्या? What is the why do you want to keep glycemic control? One they said prevent infection. Second they said prevent delayed wound healing. फिर क्या है? हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना, वो खाना अच्छे से जाने के लिए, गैस्ट्रिक एस्पिरेट ना हो जाए, मूवमेंट ऑफ द स्टमक बराबर हो जाए, इसके लिए वो कंट्रोल में होना चाहिए. अगर शुगर इधर उधर रहा तो कंट्रोल गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम्स या मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन्स कम हो जाते हैं, तो पेशेंट को बराबर नहीं लगता है, भरा हुआ लगता है, ठीक नहीं हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है खाना, मोशन नहीं हो रहा है. यू अंडरस्टैंड? ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं. तो टू एंश्योर प्रॉपर बाउल मोशंस एंड प्रिवेंट गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम, जो गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम ज्यादा ना हो जाए अंदर पेट के अंदर, इसके लिए हमको शुगर कंट्रोल में रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. क्लियर? तो क्या क्या हो गया हमारा? डिलेड वुंड हीलिंग. हाँ, so to reduce gastric residual volumes, very important. Fourth thing, what is known is that when the sugars are badly controlled, there are electrolyte derangements. Potassium इधर उधर हो जाता है, सोडियम इधर उधर. To prevent electrolyte abnormalities, we need the sugar to be well under control. And most important आपका mechanically ventilated patient में क्या होता है? Patient 4-5 दिन के बाद ये patient का क्या हालत रहता है? 10 दिन के बाद वेंटिलेशन के बाद क्या हालत रहता है पेशेंट को? 10 दिन वेंटिलेटर पे रखा, 11वें दिन में पेशेंट का पूरा हालत क्या रहता है? एकदम टायर्ड. हाँ, वो अपना हाथ हिला नहीं पाता है, अपना पैर नहीं हिला पाता है. हाँ, वो बार-बार श्वास नहीं ले रहा है, एकदम ऐसा मरा हुआ रहता है. बराबर ना? हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? What do we call this? Polyneuropathy, myopathy. Okay, critical myopathy, critical illness, CIPNM. क्या बोलते हैं उसे? CIPNM, critical illness, polyneuropathy, myopathy. ठीक है, critical illness, polyneuropathy, myopathy. समझ में आ रहा है? critical illness, polyneuropathy, myopathy. ये क्या होता है मालूम है? इसकी वजह से पेशेंट 3 महीने से 6 महीने तक लगातार ठीक होने के लिए. ये पेशेंट को ठीक होने के लिए 3 से 6 महीने जाता है ठीक होने के लिए. मतलब उसके सब नर्व्स वीक हो जाते हैं, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं. One thing that prevents this is good glycemic control. Good glycemic control. समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ लो आप देख रहे हो पेशेंट, आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया, लेकिन फिर भी वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल इधर उधर हो रहा है. तो व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी? पहली बात तो हाउ डू यू मॉनिटर शुगर्स? बाय ऑफ कोर्स दिस प्रोटोकॉल. तो प्रोटोकॉल से मॉनिटर करते हैं, बट हाउ डू यू मॉनिटर द शुगर्स? इन आईसीयू पेशेंट्स ट्राई टू अवॉइड फिंगर स्टिक ग्लूकोज. नहीं करना है फिंगर स्टिक ग्लूकोज नहीं करना है. हाँ, नहीं करना है. ये वो लेके टक करके मार के निकाल के नहीं करना है. इट इज नॉट गुड टू डू दैट. हाँ, why you must not that is in the absence of a central line you can do it. लेकिन अगर central line है और arterial line है तो use the central line or the arterial line. समझ में आ रहा है? Do not use finger stick for this. बहुत दर्द होता है, बराबर रीडिंग नहीं आता है. So as far as possible use the central line. एक 10 cc और एक 2 cc सिरिंज लगता है. 10 cc सिरिंज से निकालो. हाँ, नो नहीं हो गया. 10 cc सिरिंज से एस्पिरेट करो, 2 cc सिरिंज से निकालो, शुगर चेक करो, वापस अंदर 10 cc डाल दो. समझ में रहा? सो इट इज एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू. मेरा डैड 2-3 things में हुआ था. माय डैड वाज एडमिटेड वंस आफ्टर अ बाईपास एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो पूरा he remembers all the difficult events. कुछ अच्छा उसको याद ही नहीं है डैडी को कि इसको अच्छा निकाला हमने, आईबीपी बराबर हुआ, ये उधर कुछ याद ही नहीं. डैड मेरे को खाली 2-3 चीज ही पता है. उसमें से एक चीज ये था कि क्या दर्द होता था. क्या दर्द होता है बोलते थे कि ये जो मेरा ग्लूकोज लोग लेते थे, इट वाज सो पेनफुल दैट आई रिमेंबर दैट नाउ आल्सो. एंड वो तो मुझे भी लगता है क्योंकि मैं जब एडमिट था ना, मैं खुद एडमिट था, तभी मेरे को ना बहुत दर्द होता था. ये बहुत भाई इतना दर्द होता है. मैं बोलता था सिस्टर मत करो यार, छोड़ दो करके. मैं ऐसा बोलता था क्योंकि इतना दर्द होता था. बिकॉज आई हैड अ बिग शुगर प्रॉब्लम व्हेन आई वाज एडमिटेड विद कोविड.
मेरा शुगर वेरी 600 900 कुछ हुआ। तो ये जब भी शुगर करने को आते थे मेरे को एक्चुअली लिटरली मेरे को आँख में पानी आता था, बिकॉज इतना दर्द होता था, बाप रे बाप। कोविड ब्रेथलेसनेस ठीक है, लेकिन ये मेरे को दर्द होता था। यू अंडरस्टैंड? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस अबाउट योर पेशेंट ऑल्सो। तुम लोग अपने पेशेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये बहुत दर्द होता है। हाँ, ये बहुत दर्द। आपने कभी ट्राई किया है? दर्द होता है ना, तो फिर हम कैसे एक, और जब भी हम सिरिंज यूज करते हैं तो 24 बार करते हैं। जब हम सिरिंज यूज करते हैं तो एक ही दिन में 12 से 24 बार होता है, बराबर। तो अगर बार बार हम प्रिक करते रहेंगे तो उसका हालत सोचो। समझ में? इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफ यू हैव अ लाइन, डू इट फ्रॉम देयर। दैट इज व्हाट एम्पैथी इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट नर्सिंग इज ऑल अबाउट, टू यू रिड्यूस सफरिंग। तुम अगर सफरिंग देना चाहते हो तो क्यों करोगे? So that's why it's important that you take blood from the central line or from the arterial and do this process. Okay, don't try to prick every time. Clear? This is very important for you to understand कि हम कैसे लेते हैं, ठीक है? समझ लो, अभी नर्सिंग रिस्पॉन्स पे आपने डिसाइड किया नहीं कि मैं सेंट्रल से ले रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा शुगर इधर उधर हो रहा है, तो आपके मन में क्या क्या आएगा, आप क्या क्या करोगे? समझ लो शुगर इधर उधर हो रहा है, तो आप देखोगे कि भाई मेरा सपोर्ट्स क्या है। अगर मेरा सपोर्ट नॉरएड एड्रेनलिन बहुत ज्यादा है तो मेरा शुगर ज्यादा रहेगा। तो अगर मुझे सपोर्ट का जरूरत नहीं है, उसको कम करने चालू करो। समझ में? अगर एड्रेनलिन मेरा 140, मेरा बीपी 130 140 चल रहा है, एड्रेनलिन मेरा 4 ml चल रहा है, शुगर मेरा एलिवेटेड है, तो वन ऑफ द कॉजेस फॉर द शुगर गोइंग अप इज योर एड्रेनलिन। तो आई विल ट्राई टू रिड्यूस मेडिसिन, टाइट्रेट मेडिसिन एज क्विकली एज पॉसिबल। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कभी भी आप कम कर सकता हूँ, इसको कम क्यों बोलता हूँ मैं? इसको कम करने से मेरे बहुत ज्यादा दूसरे प्रॉब्लम्स है, खाली बीपी कम का प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरा ग्लूकोज कंट्रोल में आ जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं जल्दी एड्रेनलिन कम करने की कोशिश, मैं ऐसे नहीं मेरे को रात है चलो यार कल सुबह तक निकल जाता है एड्रेनलिन लो, इट्स नॉट दैट वे। रिड्यूस योर एड्रेनलिन, योर शुगर्स विल कम अंडर कंट्रोल। ओके, हां, दैट इज इफ इट इज पॉसिबल। एक वो हो गया। दूसरा क्या हो गया कि हमारे इसमें स्टेरॉइड है क्या? हाँ, अगर आपने प्रेडिसोलोन दिया है, डेक्सामेथासोन दिया है, तो अदर वे अराउंड जब भी तुमने डेक्सामेथासोन दिया है तो आपके मन में ये आना चाहिए कि हमको शुगर देखना है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि डेक्सामेथासोन की वजह से शुगर बढ़ रहा होगा, तो अगर शुगर बहुत इधर उधर हो रहा है तो आपको सर को होता ना कि अरे सर ये शुगर बहुत ज्यादा है, डेक्सा का डोज कम कर सकते हैं क्या? सॉल्यूमेट्रोल का डोज कम कर सकते हैं क्या? स्टेरॉइड, कोई भी स्टेरॉइड हम देंगे तो उसके कितने घंटे बाद इफेक्ट होता है? इट कैन नॉट इमीडिएटली आल्सो, इट कैन नॉट इमीडिएटली आल्सो, इसीलिए 1 घंटे के बाद हमको चेक करना जरूरी होता है। समझ में? इसीलिए जब भी हम स्टेरॉइड ऐड करते हैं तो कंसल्टेंट जो डायबिटोलॉजिस्ट है 10 बार पूछते हैं हमको, जरूरत है क्या स्टेरॉइड का, जरूरत है क्या स्टेरॉइड का, पूछते रहते हैं। क्यों पूछते हैं? ये प्रॉब्लम है कि शुगर इधर उधर हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो स्टेरॉइड इतना देना है, कम करना है, क्या करना है, ये जरूरी है आपको। हाँ, एक बार लगा दिया, बाद में बता कि ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो वी आर कंफर्टेबल कि भाई ये ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमको चेक करना जरूरी है कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो स्टेरॉइड जब हम बोलते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। स्टेरॉइड दो टाइप के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हाइड्रोकॉर्टिसोन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें मतलब प्रेडनिसोलोन, सॉल्यूमेट्रॉल, मेथाइलप्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। हां, तो वो स्टेरॉइड चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तीसरा हम क्या देखेंगे, ये सप्लीमेंट कौन सा चल रहा है, जो फीडिंग चल रहा है वो क्या चल रहा है। हमने वो दिन फीडिंग डिस्कस किया था। फीडिंग जो हम पाउडर फीड देते हैं ना, इसमें 50% कार्बोहाइड्रेट होता है, हाँ, अराउंड 20% 18% प्रोटीन होता है और एक अदर 30% लिपिड होता है। 20 से 30% लिपिड होता है, 50% कार्बोहाइड्रेट होता है, 50% कार्बोहाइड्रेट होता है और खाली 15 से 20% प्रोटीन होता है। तो समझ लो हमने वो लगा के रखा हुआ है हाइनेक्स एक्सपी ऐसे को लगा के रखा हुआ है, तो हमने देखा है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो आपको क्या बताना है कि भाई तो हाइनेक्स एचपी है, मैं दूसरा रिसोर्स डायबिटिक या डायबिटिक पाउडर या पेप्टामिन में कन्वर्ट करूं क्या, ये पूछना है, ठीक है। तो अगर कन्वर्ट अगर हुआ तो शायद शुगर अपना कंट्रोल में आ जाए। समझ में आ रहा है? शुगर कंट्रोल में आ जाए, तो दैट इज वन पॉसिबल। डाइटरी ऑल्टरेशन, ये तो पाउडर फीड हो गया। डाइटरी ऑल्टरेशन, डाइटिशियन से बात करना है कि ये भाई ये चावल क्यों आ रहा है, इसको ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड क्यों आ रहा है, हाँ, जूसेस क्यों आ रहा है, शुगर क्यों आ रहा है, तो ये आपको डिस्कस करना है एज अ बेडसाइड हेल्थ केयर वर्कर। यू विल डिस्कस दिस विद द डाइटिशियन कि भाई इसकी वजह से हो रहा है क्या। शुगर अपने आप तो ऊपर नहीं जाएगा ना, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हम दे रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर पेन, अगर पेशेंट को पेन है, जब पेन है, पेशेंट को बहुत सारा पेन है, दर्द हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है तो मेरा बॉडी में से एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, अंदर से ही एड्रेनलिन सीक्रेट होता है,
जब एड्रेनलिन सीक्रेट होता है तो क्या होगा शुगर को, तो चला जाएगा। तो कुछ ना भाई दर्द हो रहा है क्या निकल भी, तो पेन कंट्रोल, जैसे इसलिए हम फेंटेनिल लगाते हैं तो पेन कंट्रोल होता है, तो शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसको पेन रहता है, वो पता भी रहता है पेन है उसको। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये जो शुगर का है ना बहुत सालों से चल रही है, 1996 से चल रहा है कि शुगर कितना रखना है, कितना रखना है, कितना रखना है। अभी का एविडेंस ऐसा है कि 150 to 180 रखना है। अभी का एविडेंस ऐसा है कि 150 to 180 रखना है। ये एविडेंस 4-5 साल के बाद चेंज हो सकता है, लेकिन अभी का एविडेंस ऐसा है। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले हम 80 to 110 रखते थे, अभी हम 150 to 180 रख रहे हैं। क्लियर? हाँ, 150 to 180। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इज, इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएबिलिटी इज नॉट ओके। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी मतलब सीधा 100 से 200, फिर 200 से वापस 50, फिर 50 से वापस 250, ये जो स्विंग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी ये नहीं होना चाहिए, ये आपको नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें इसको प्रिवेंट करने के लिए? इसको हम प्रिवेंट करने, समझ लो हमारा शुगर आ गया 50, तो हम सीधा भाग के जाके उसको 100 ml 25% एक्स्ट्रा नहीं देना है, छोटा डोज लो, 50 ml दे दो, 25 ml दे दो, फिर चेक करो ना आधे घंटे के बाद, 15-20 मिनट चेक करो। उसकी वजह से ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, आप आके उसको 25% एक्स्ट्रा दे दोगे, 100 नेक्स्ट शुगर 350, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपको क्या कर रहा है कि हमें, इसलिए मैंने इसलिए हाइपोग्लाइसेमिया के इसमें हमने 50 ml लिखा है, 50 ml, डोंट गिव 100 ml, ठीक है? Because glycemic variability can be even as dangerous as delirium sugars, more than the window. समझ में आ रहा है? It can be as dangerous as that. इसलिए we cannot allow the glycemic variability to be haywire. इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक ट्रीटमेंट आपको नबीतुली करना है। समझ में आ रहा है? हाइपोग्लाइसेमिक एकदम नबीतुली करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हाइपोग्लाइसेमिक हो गया, मैंने उसको 100 ml लगा दिया, 25% एक्स्ट्रा, नहीं। हाँ, उससे आप नुकसान ही क्रिएट कर रहे हो, उससे आप नुकसान ही क्रिएट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ। So one last question will be end this topic. How much sugar you require otherwise? आपको एक दिन में आपका ब्रेन को ऑन रखने के लिए कितना शुगर लगता है? 120 ग्राम, ये याद रखो, 120 से 150 ग्राम, इसके ऊपर लगता नहीं आपको। हाँ, 120 ग्राम से 150 ग्राम जो हमारा नॉर्मल डाइट में आता है। हमारा नॉर्मल डाइट में इससे बहुत ज्यादा आता है, 450 ग्राम तक। ठीक है, तो 100 to 120 ग्राम। तो अगर ये पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है ऑन डाइट, मीन्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसको। समझ में आ रहा है? अगर डाइट दे रहे फिर भी उसका शुगर कम हो रहा है, मतलब कुछ तो मेजर इशू है इसको। समझ में आ रहा है? इसीलिए डॉक्टर को बोलो खाली शुगर देके चुप मत बैठो, पूछो सर कुछ भेजना है क्या? डॉक्टर को पूछो कि इसमें क्या है, इसमें लिवर फंक्शन भेजना है क्या, इन्फेक्शन है क्या सर, कुछ करना है क्या, पूछो ये। क्योंकि अगर समझो शुगर लो जा रहा है फीड की वजह से, फीड चालू है फिर भी शुगर, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है उसको, हमको पता करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? So now we have done feeding, we have done analgesia, we have done sedation, thromboprophylaxis, head and elevation, and glycemic control. Next week we will learn about various insulins. We will learn about insulin. अब तक इंसुलिन हमने किया नहीं है। We will learn about insulins कि ये इंसुलिन ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है। In short कि भाई इसमें क्या करना है, इंसुलिन ये ड्रग और ये ड्रग में क्या फर्क है, इसमें क्या और करने से क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीक में ग्लाइसेमिक कंट्रोल करेंगे। ओके, so next week sister you will talk